एग्जांपल देता हूँ, ऐसा एनालिसिस तुम देख रहे हो ये वाला, ठीक है, बूम बूम बूम, ऐसा एनालिसिस देख रहे हो ना, मनी मैनेजमेंट इससे भी भयंकर है। फ्लोटेशन ऑफ मनी में दिक्कत हो गई ना, तो सारा का सारा हिसाब गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करता है? एमएमसी, द मनी फ्लो चैन। देखो ये चीज़ तो आपको याद करते रहनी पड़ेगी, पुराने लोगों के भी बोल रहा हूँ, जो जानते हैं, जिन्होंने कोर्स वगैरह भी ले रखा है, जो मेरे ऑनलाइन में बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता है, हमेशा याद रख के रखना पड़ेगा, हमेशा हमेशा रखना पड़ेगा याद। देखो मैं जो इसमें आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, जो 10वीं 12वीं में मैथ में फेल हुए हैं, प्लीज़ एक बार वो दोबारा से किताब लेके बैठ जाएं, क्योंकि उनको समझ में आने वाला है नहीं। और जिनको 2 3 का टेबल नहीं आता, उनको भी नहीं आने वाला। तो प्लीज़ ऐसे टेबल को याद कर सकते हैं आप। मैं इस टीम पे कोई भी मैथ का फेलियर नहीं बैठेगा, है तो भाई प्लीज़ एक बार ट्राई कर लो, कोशिश तो जारी है मेरे सामने। वैसे तो मैं खुद ऐसी हूँ, 33 नंबर आए थे मेरे मैथ में 12th में। 33 नहीं, 36 आए थे, 36 आए थे, दिखाया भी था मैंने पुरानी स्ट्रीम पे, दिखाया भी था, 12th की मार्कशीट दिखाई थी भाई। फिर भी मैथ मेरी सबसे पावरफुल है, क्योंकि मैं वही चैप्टर पढ़ के गया था जो मुझे अच्छा लगता था, बाकी मैंने पढ़ा नहीं, तो इसलिए मेरे वही चैप्टर और आ गया जो पढ़ा नहीं। तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई ना भाई। ठीक है, कर लो तुम वहाँ नाइंसाफ़ी, यहाँ तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फेलियर ही तो है सक्सेस के आगे का चैप्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मनी फ्लो चेन में, सॉरी, लड़खड़ा जाती है जीभ कभी कभी, मेरे को हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। ओके, सो मैं आपको इसमें सबसे पहले जो मनी मैनेजमेंट है वो समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी मैं आपको अब इसमें समझाने वाला हूँ वो मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इट जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ नॉट एडवाइजरी एनीथिंग, इट जस्ट माई मैनेजमेंट, ये मेरा मैनेजमेंट है। अगर मैं ऐसे ट्रेडिंग को सुपीरियर समझता, अगर ट्रेडिंग करता है ऐसे, तो मैं इसमें क्या तरीके से सोचता, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। फ्लोटेशन ऑफ मनी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास कितना है और हमें बनाना कितना है। ये सिस्टम यूज होगा आफ्टर 2 कंसिस्टेंट ईयर ऑफ प्रैक्टिस इन द चार्ट एनालिसिस। ये डे 1 वालों के लिए नहीं है, सीख ले, अरे शाम से ही, रात के 2 बजे मार्केट खुलते ही बैठूंगा ये चीज सीख के, ये उनके लिए मत सोचना। दिस इज द स्टेप व्हेन वी हैव ए, अगर मुझे 2 साल हो जाते अच्छे से प्रैक्टिस करते 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 करते, पूरी मार्केट को सामने बैठा हूँ तो मैं लाइव स्ट्रीम में ऐसा करते करते, मैं अपने आप को एक नूब समझ के बैठा हूँ। अभी मैं एक नूब हूँ, मान लो मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं, मेरा डे 1 है ट्रेडिंग में, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये आज समझ रहा हूँ और मैं इसको आज से यूज़ कर लूँगा। नहीं, मैं तभी यूज़ करूँगा जब मैं अपने ही जैसे लाइव स्ट्रीम पे जो मैं कर रहा हूँ ऐसा मेरे बिल्कुल एक्यूरेसी हो जाए, मैं मार्केट को बिल्कुल बॉटम टू टॉप निचोड़ के अपने दिमाग में घुसा चुका हूँ 2 साल में। उसके बाद ये सिस्टम मैं ऐसे यूज कर सकता हूं अगर मैं ट्रेडिंग की फील्ड में अपने एनालिसिस को यूज करना चाहता हूं, तब अगर मैं एज ए प्रोफेशन ट्रेडिंग करना चाहता हूं अपने लिए, तब मैं इसको यूज करूंगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? हर चीज का एक रीजन है। दिस कैन बी यूज आफ्टर 2 years ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। पैसे का इन्वॉल्वमेंट कब है? ये तब। अब मैं अपने मनी मैनेजमेंट को कैसे करूंगा? जैसे कि मेरे अकाउंट में, गरीब आदमी भाई, तो मैं क्या बैलेंस डालूं? ठीक है, अभी के हिसाब से नहीं बता रहा मैं आपको, 6 साल पहले के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने 6 महीने में पैसे जमा करे थे 20,000 रुपीज़, मेरे पास 20,000 रुपये हैं। ठीक है, अब ये जो 20,000 रुपये हैं, ये मेरी टोटल बैंक में मनी है, दिस इज द मनी इन माई बैंक अकाउंट। अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ आ गया है। ठीक है, और अब मैं इस पैसे को ग्रो करना चाहता हूँ धीरे धीरे स्टेडी, क्योंकि ये पैसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब मैं अगर जॉब करता तो ये मेरे लिए बहुत मैटर करता,
अगर मैं जॉब करता तब भी मेरे लिए बहुत मैटर करता, अगर मैं कोई बिजनेस चलाता तो बिजनेस में से ये पैसा बचाना, वो भी स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल स्केल बिजनेस अगर मैं चलाता तो मेरे लिए बहुत बहुत, जैसे किराने की दुकान है या छोटा मोटा कोई भी शॉप है, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी सैलून की शॉप है, या फिर कोई भी हमारा जो है फॉर्च्यूने वगैरह की दुकान है, और कुछ भी है, तो मेरे लिए 20,000 रुपये मैटर करते हैं। हर महीने या हर 6 महीने मैं सेव करके रखता हूँ 5,000 रुपये, तो मेरे लिए मैटर करते हैं ये चीज़। अब इसमें से टोटल की बात है, दिस इज कॉल्ड फंड्स। अरे क्या लिख दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड फंड्स। फाइनेंशियल मार्केट की भाषा में हम इस पैसे को जो हमारे बैंक अकाउंट में रहता है इसे हम लोग फंड्स कहते हैं। और अब इस फंड्स को मैं अपने एक, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, फंड्स को मैं अपने एक लीगल रेगुलेटेड ब्रोकर के अंदर ट्रांसफर करता हूं, यानी कि ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट कर देता हूं। ये मैंने कर दिया डिपॉजिट, और मैंने ये कितना अमाउंट करा डिपॉजिटेड, मैं इस अमाउंट का सिर्फ 50% या यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ 50% यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो स्टॉप लॉस वगैरह है, मेरा जो टेक प्रॉफिट वगैरह है वो अच्छे से आ जाए, ज़्यादा छोटा ना आए, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं इसमें से मैं 50%, यानी कि मैं 50% इसको डिपॉजिट कर देता हूँ। वैसे तो 50% बहुत ज़्यादा है, पर पैसा ही मेरे पे इतना, तो मैं क्या करूँ भाई। तो यानी कि मेरे पास अभी 10,000 रुपये जो है वो मैं इसके अंदर डिपॉजिट कर रहा हूँ, मेरे ब्रोकर के अंदर जो रेगुलेटेड है, कंट्री से ऑथोराइज्ड है, उसके अंदर। क्योंकि जब अगर ये पैसा लाखों में हो गया ना, तो निकालते टाइम मुझे डर ना लगे, मेरे आराम से पैसा अकाउंट में आ जाए। यूँ नहीं है कि मैं दूसरे की स्ट्रीम पे जाके सवाल करूं, भाई मेरे ये ब्रोकर में इतना पैसा पड़ा, मैं कैसे निकालूं, भाई मेरा ये ब्रोकर में पैसा पड़ा, मैं कैसे निकालूं, ये क्रिप्टो से निकालूंगा, सेफ रहेगा कैसे। ऐसे सवालों के जवाब फिर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ़ यू चूज ए रेगुलेटेड ब्रोकर फॉर। अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, जो है वो आप देख सकते हो, सबसे सेफ तरीका। अब होने के बाद अब मैं आ जाता हूं ब्रोकर के टर्मिनल पर, यानी कि अब मेरे पास ब्रोकर का टर्मिनल है। हाँ भाई, इन द मनी वाला, ये आ गया मेरे पास ब्रोकर का टर्मिनल, इन द मनी वाला टर्मिनल ठीक है। अब इस टर्मिनल पे मुझे ट्रेडिंग करनी है। मेरे पास अब ये कैपिटल, जैसे ही मैं अपने ब्रोकर में डिपॉजिट करता हूँ, ये कैपिटल कन्वर्ट हो जाती है, फंड्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। अब मेरे पास ये कैपिटल बन चुकी है। कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ए फंड, कैपिटल फंड का एक पार्ट होता है, कैपिटल फंड का एक हिस्सा होता है। अब इस पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो जब भी पैसा, अब क्योंकि पता कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैपिटल बोला जाता है और बैंक अकाउंट को फंड बोला जाता है। क्योंकि अब मुझे अपने अंदर, अपने मन के अंदर ये साइकोलॉजी बिठानी पड़ेगी कि भाई देखो, अब ये पैसा मैं अपने ब्रोकर में डिपॉजिट कर चुका हूं, और ये मुझे अपने पास रखना है कि अब ये मेरा पैसा है ही नहीं, अब ये मेरा पैसा है ही नहीं। पहले कंडीशन में ब्रोकर मेरा पैसा लेके भाग सकता है, दूसरी कंडीशन में मार्केट में लॉस हो सकता है। तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को मान के रखूंगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान के चलो, अभी 10th क्लास की स्टार्टिंग हुई है और कुछ नालायक बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ते नहीं है, और मैं टीचर हूं। मैं क्या बोलूंगा उनसे कि भाई देखो ऐसा है, तुम डेली अपने, जिनसे तुम घर में डरते हो, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, आप उनसे डेली जाके बोलो। जैसे पापा डरते हो तो पापा से बोलो मैं फेल हो जाऊंगा 10th में। शुरुआत में ऐसे बोलेंगे, तू पागल हो गया है क्या, पहले दिन ही आके ऐसी बात कर रहा है, कैसे पास हो जाएगा। डेली बोलते रहो, डेली 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 डेली। अब जब उन्हें आदत पड़ जाएगी ना, 6-7 महीने, पूरा साल बीत जाएगा, और जब तुम्हारे सामने रिजल्ट ही फेलियर का आएगा या कंपार्टमेंट का आएगा, तो कहेंगे अरे ये तो कह ही रहा था, ये तो कह ही रहा था फेल हो जाए, अब क्या करें, तो वो इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ से शुरुआत में रखना पड़ेगा कि भाई हमें पहले मानना पड़ेगा, बेसिकली हमारे पास ये जो पैसा है ब्रोकर में आ चुका है, वो हमें समझना पड़ेगा कि अभी हमारा नहीं है। क्योंकि अगर एकदम से हमने बता दिया ना कि भाई हम फेल हो चुके हैं, रिजल्ट कार्ड सीधे बिना बताए फेल, तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा। वो डिपेंड करता है तुम्हारे पापा का गुस्सा कितना है, तुम्हारी मम्मी का गुस्सा कितना है। यहाँ पर भी ऐसी है। अभी जब कैपिटल आ गया, 10,000 रुपये अकाउंट में फ्लोट करें, हाँ हे, ब्रोकर का टर्मिनल खुल चुका है और मस्त पैसा आ चुका है, अब क्या करना है। अब अंदर से खलबली जो मचेगी वो 2 साल में तुम्हारे अंदर खत्म हो जाएगी, करते करते 2 साल काफ़ी होता है अपने, अपनी साइकोलॉजी, अपने आप को पेशेंस, अपना पीस बना के रखने के लिए वो काफ़ी होता है, ठीक है।
वही वो 2 साल यही तो करेगा, ये खुशी खत्म कर देगा तुम्हारी डिपॉजिट करने के बाद की। तुम्हें 10,000 के तुम्हें 10 लाख छोटा लगने लग जाएगा, ऐसा लगने लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है कैपिटल, कुछ भी नहीं है, ऐसा लगेगा। और उससे कॉन्फिडेंस ही आता है, डर नहीं होता, क्योंकि हाथ नहीं कांपना चाहिए लिखते वक्त और बाय सेल पे दबाते वक्त। हाथ अगर माइंड कांप गया इसका मतलब अब भी तैयार नहीं है, बंदा डर रहा है। शायद वो ट्रेड लगाने के बाद इनिशियली उसको बाहर निकाल दे, लगाते ही बाहर निकाल दे, लगाते ही लॉस में जा रही है होल्ड करना शुरू कर दे, स्टॉप लॉस नहीं कर रहा। तो अब यहां पर जब एक कैपिटल आ गया, अब इसका डिवाइड होगा टीएमएस के अंदर। अब ये कैपिटल आ चुकी है हमारे इसके अंदर, ब्रोकर के अंदर। अब मैं यूज करने वाला हूं ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड ए ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं इसको कैसे करूंगा, मैं अब मैनेज कैसे करूंगा ट्रेड को। सबसे पहले मुझे इसको डिवाइड करना है अच्छे से रिस्क एपेटिट के कॉन्सेप्ट से। 10,000 को मुझे 3 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, जिसमें से मेनली मैं आपको अभी 2 ही बताऊंगा। एक हिस्सा है कि मुझे अपना रिस्क कितना लेना है पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, ठीक है। दूसरा है मुझे रिवॉर्ड पर ट्रेड कितना लेना है। ये वैसे ये तो आपका सही बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पहले से फिक्स नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर बताएगा आपको कितना मिलने वाला है। आप नहीं पहले सेट कर सकते कि भाई मैं तो 1:3 लूंगा सिर्फ, मैं तो 1:5 लूंगा, ऐसे नहीं होता कभी भी। ये बेवकूफ करते, मैं तो 1:7 लूंगा, ऐसे नहीं होता। स्ट्रक्चर बताएगा तुम्हें। स्ट्रक्चर कह रहा है तुमसे 1:70 मिलेगा, नहीं मैं तो 1:2 लूंगा, मैं तो 1:2 लूंगा, मैं तो ईएमए वाला हूं, मैं तो 1:2 लूंगा, मैं तो खुश हूं उसमें, 1:5 लूंगा, ऐसे नहीं होता कभी भी। और तीसरी चीज है कंपाउंडिंग के साथ इन सब चीजों को इंक्रीज करते रहना। कंपाउंडिंग तीसरी चीज हमें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अमाउंट अगर 10,000 से 20,000 हो गया, जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम थोड़ी रहेगी, वो डबल हो जाएगी। कंपाउंडिंग ये हमें बताएगी। रिस्क के हिसाब से हम लोग 1 से 3%, मैंने ज्यादा कर दिया है, 1 से 3% के बीच में हम लोग रख सकते हैं। मतलब मैं इसमें से 3% रखूंगा तो इसके हिसाब से मेरा 100 रुपए से लेके पर ट्रेड 300 रुपए का लॉस होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं करूंगा और लॉजिकली चलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली पता है मेरे पास इन्वर्टेड है, हमारा बेस एनगल्फिंग है, पटाख से मैं पता है कितने पॉइंट्स में स्टॉप लॉस आएगा, मैं इतना ले लूंगा। आइए बताता हूँ इसका मतलब क्या होगा। रिवॉर्ड डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट बी फिक्स्ड फ्रॉम स्टार्टिंग। और कंपाउंडिंग ये कंपाउंडिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, ये कंपाउंडिंग नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो अकाउंट 3-3% से नीचे जा रहा है, तो आप अपना लॉट साइज कम करोगे बढ़ाओगे, या सेम रखोगे? कम ही करोगे। और अगर तुम्हारा अकाउंट 3-3% से ग्रो कर रहा है तो कंपाउंडिंग लॉट बढ़ाओगे या कम करोगे या सेम रखोगे? ऑब्वियस सी बात है बढ़ाओगे। तो कंपाउंडिंग 2 तरीके से होती है। एक होती है पॉजिटिव कंपाउंडिंग, जब अकाउंट ग्रो करता है तो हम लोग अपने लॉट साइज को उसी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा स्टैंडर्ड लॉट चल रहा है और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े एग्जाम्पल के लिए, और मैं 10,000 रुपए में से मेरा जो है 3% ग्रो कर जाता है, तो 10,300 रुपए मेरे प्रॉफिट हो गए। अब मैं लॉट 1 नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा 1.03, मैं इस लॉट का भी 3% इंक्रीज कर दूंगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव कंपाउंडिंग है। और अगर मैं नेगेटिव कंपाउंडिंग की बात करूं, इसमें से मेरे 300 माइनस में चले गए तो मेरे पास बचते हैं 9,700। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से भी 0.97 मैं अपना लॉट कर दूंगा। मुझे अपना लॉट भी 3% के हिसाब से करना है। अब बैलेंस ही जो है 10,000 रुपए है, तो 0.01 ही लगेगा। अगर मैं ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर को यूज कर रहा हूँ उसमें तो 0.01 ही लगेगा, उससे नीचे जा ही नहीं सकता। अब वो डिपेंड करेगा कि स्टॉप लॉस जो है वो कितना आया। अब इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं आगे। तो जो ये रिस्क है 100 से 300 रुपए का, मेरा जो है 10,000 रुपए में, अब ये आएगा कैसे? मुझे चलो मैंने बोल दिया कि मैं 100 रुपए से 300 रुपए के बीच में लॉस रखूं। अब ये डिपेंडेबल है। ये कैसे डिपेंडेबल है आपको समझ में आएगा, कैसे डिपेंडेबल है। 2 साल में इतना सब कुछ पता लग जाएगा कि भाई अगर मेरा कोई भी हैमर के साथ बुलिश एंगल्फिंग आती है, तो मान लो मेरी ट्रेड बुलिश एंगल्फिंग पे यहाँ लगती है एंट्री और यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिट लगता है, तो मेरे पास मुझे ऐसा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा कि मैं ये सब चीजें कैलकुलेट करूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइज है वो जैसे मान के चलो 50 पॉइंट का आ रहा है। भाई एंट्री मेरी यहाँ पर हो गई, ठीक है, 50 पॉइंट का है, तो 50 पॉइंट के हिसाब से मुझे कितना लॉट लेना पड़ेगा कि जो है मेरा 100 से 300 पॉइंट में मेरा जो है वो आ जाए और मेरा अकाउंट का 1 या 3% जाए। ऑब्वियसली बात है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं 0.02 लेता हूं तो मेरे 100 रुपए जाएंगे 50 रुपए में, 50 पॉइंट में, बिल्कुल। अगर मैं 0.03 लेता हूं
तो ज़्यादा चले जाएंगे, ठीक है, 150 पॉइंट चले जाएंगे। और अगर मैं 0.04 लेता हूं तो कितने चले जाएंगे, 200 रुपये चले जाएंगे, ठीक है, 200 रुपये चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर सिंपल सी बात है, एक जगह पे हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर पॉइंट हमारे ज्यादा आ गए, जैसे 100 पॉइंट आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग 0.01 चलेंगे या फिर 0.02 चलेंगे। 100 ही आ जाएगा, 0.02 चलेंगे तो 200 रुपए चले जाएंगे, 0.0 चलेंगे तो 300 पॉइंट, 300 रुपये हो जाएंगे। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग अपने लॉट सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द पॉइंट्स इफ वी हैव द मार्केट। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास में, अब जैसे मेरे पास यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग आई थी, यू कैन सी लाइक दिस, ये आप देख सकते हो, ये टॉप पे हमारे पास एक बेरिश एनगल्फिंग आई थी इस जगह पे, ये रही इन्वर्टेड हैमर के साथ। तो मेरी मान लो यहाँ ट्रेड लगती है, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होगा तो मेरे पास जो पॉइंट्स है वो इतने आएंगे कि मेरे पास 35 पॉइंट आइए मान लो। अब इतना टाइम होना चाहिए कि मैं कैलकुलेट कर सकूं कि 35 पॉइंट है, तुरंत मैंने कैलकुलेट करा, 35 पॉइंट के हिसाब से मेरा लॉट निकला 0.07 मान लो एग्जांपल के लिए। अब मैं 0.07 में मेरा 200 रुपए जा रहे हैं, तो इसका मतलब 100 रुपए से 300 रुपए के बीच का अमाउंट है। आई एम सेफ, आई एम ऑन सेफ। अगर मार्केट लॉस करती तो मेरे सिर्फ 2% जाएगा या 1% से 3% के बीच की वैल्यू जाएगी, मेरा रिस्क मैनेज हो रहा। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं अपना सप्लाई डिमांड जो कि आप यूज करोगे उसके हिसाब से मार्केट में हमें सप्लाई के हिसाब से जो कि मेजर कर रहे हैं उतना हमें एरिया मिल जाएगा लाइक दिस। फिर मुझे 150 पॉइंट मिलेंगे या फिर जितना होल्ड कर सकते हो उतना मिलेंगे, 300 पॉइंट 1:9 वो हिसाब से होता है। गॉट इट। बाकी देखो ये जो लॉट सिस्टम होता है ये हर जगह अलग अलग होता है, आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा कि देखो अगर इंडियन मार्केट कर रहे हैं तो वहां 25 का एक लॉट होता है, तो आप उससे डिवाइड करो कि वहां तो सिर्फ 4 ही लॉट लोगे। अगर मान लो निफ्टी का यूज कर रहा हूं तो 25 रुपए का लॉट है, तो 100 रुपए अगर जाने हैं तो 4 लॉट लेने पड़ेंगे, अगर 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आए तो। गॉट इट। समझ में नहीं आएगा इतनी आसानी से, मैं बता रहा हूं, मैं पहले बोल चुका हूं, फेलियर जो है मैथ के वो समझ ही नहीं पाएंगे, जिन्हें हल्की फुल्की मैथ आती है वो भी नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा हाई लेवल की बात हम करेंगे तो सारी चीजें, ठीक है, इस तरीके से। व्हाट अबाउट द स्प्रेड, भाई मैंने बोला है पहले ही, यहाँ पर पहले ही लिख चुका हूं मैं, और तो रेगुलेटेड ब्रोकर में स्प्रेड नहीं आता है। कंट्री रेगुलेटेड ब्रोकर कौन से हैं पहले पता करने की कोशिश करो, फिर पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसमें स्प्रेड नहीं आता बिल्कुल, उसमें कमीशन होता है, वो हिसाब से वो आपके प्रॉफिट में से कटेगा या स्टॉप लॉस में से कटेगा, उतना लेना पड़ता है कि अगली बार अगर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं तो बेसिकली वो कैसे काम करेगा। गॉट इट। गॉट इट। इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है। एकदम नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार इस हिस्से को देखना और फिर ट्राई करके देखना हर जगह पर कि कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ये था रिस्क का पार्ट। कंपाउंडिंग में आपको कंपाउंडिंग वाले फेज में बताऊंगा, कंपाउंडिंग किस में, वो फेज आपको 4-5 के आगे मिलेगा। दिस इज समझ आया सभी को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।